हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप ऑल यू आर गुड। तो वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोगों को पता है यार, 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं सेल सेल सेल, 10th में भी आता है आपका ऑलमोस्ट। तो सेल होता क्या है बेटा? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बोलोगे यार मैम ये तो हम 9 से पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। यार डेफिनेटली, बट अब हमें क्या कर देना है, अपना स्टैंडर्ड को क्रिएट कर देना है। सिंस यू आर इन 11th क्लास एंड जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम इस चैप्टर को आज देखेंगे कि लाइक सेल है क्या, सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं एंड व्हाट आर दे एंड व्हाट इट्स फंक्शन। तो लेट्स मूव ऑन। तो व्हाट इज सेल? तो बेटा सेल क्या होता है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट डज दैट मीन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? बेटा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसकी लाइफ को इसेंशियल करने के लिए, चालू करने के लिए क्या जरूरी है? सेल। अगर जिसके पास सेल नहीं है वो क्या है? नॉन लिविंग है। यार अपना एक बढ़िया अच्छा खासा एग्जांपल ले लो, कोविड वाला वायरस। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार मैम वो तो वायरस है, इन्फेक्शियस कॉज कर रहा है। बेटा नहीं, वायरस क्या है आपका? नॉन सेल्यूलर है। देखो कोविड का वायरस हमारे पीछे पड़ा हुआ है ना, हाथ धो के 2-3 साल हो गए, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। क्या होता है? अगर देखो कोविड का वायरस कब होता है? जब हमारे अंदर वो इनहेलेशन के थ्रू चला जाए। अगर सपोज वो किसी नॉन लिविंग थिंग पे पड़ा है, अगर वो किसी टेबल पे पड़ा है, तो क्या वो टेबल को कोविड कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। नॉन लिविंग थिंग उससे क्यों सेफ है बेटा? क्योंकि जिसके पास सेल है ही नहीं, तो वो क्या अपनी एक्टिविटीज को शो कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको अपनी लिविंग थिंग के पास क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए। जो नॉन लिविंग है उसके पास सेल प्रेजेंट होता ही नहीं है। इसलिए अगर वायरस वगैरह किसी नॉन लिविंग थिंग पे पड़े होते हैं तो वो कैसे होते हैं बेटा? वो आपको इन्फेक्शियस कॉज नहीं कर सकते, वो नॉन लिविंग होता है। सेल वायरस को अपनी एफिशिएंटी दिखाने के लिए, मतलब अपनी पावर दिखाने के लिए उसे होस्ट की बॉडी चाहिए। उसे होस्ट की बॉडी क्यों चाहिए? क्योंकि उसके पास क्या होता है? सेल्स होता है, और वो तभी एक्टिवेट हो पाएगा जब उसे क्या मिलेंगे? सेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हर किसी लिविंग थिंग के पास क्या होगा? सेल होगा। तो यूनिसेलुलर में लिखा हुआ है मैंने, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। व्हाट डज दैट मीन? अगर बेटा कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनी मतलब होता है सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, जिसके पास सिंगल सेल है वो भी अपने खुद के काम करने के कैपेबल होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो अपना अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। क्या वो अपने काम नहीं कर पा रहा? कर पा रहा है यार, खाना भी खाता है, स्यूडोपोडिया करके लोकोमोशन भी शो कर रहा है, सारे काम कर रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर रहा है। तो सिंगल सेल भी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए सफिशिएंट है। आपका सिंगल सेल भी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए सफिशिएंट है, अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो दिखा पाता है। वायरस क्यों अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों नहीं दिखा पा रहा है? क्योंकि उसके पास सेल ही नहीं है। बट जैसे ही उस चालू आदमी को देखो होस्ट की बॉडी मिल गई, तभी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखानी चालू कर देता है। ठीक है, बट वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? होस्ट की बॉडी पे। अगर वो किसी नॉन लिविंग थिंग पे पड़ा हुआ है तो वो कैसा रहेगा? नॉन लिविंग रहेगा। ठीक है, एनीथिंग लेस देन, एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब जिसके पास सेल नहीं है वो अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग को शो नहीं कर सकती, जस्ट लाइक योर वायरस। एक इंग्लिश का वर्ड दिया हुआ है इनएनिमेट थिंग्स। मेरा इंग्लिश का वर्ड है, दैट मीन्स दिस, दैट इज दे आर नॉन लिविंग। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स। जो बेटा हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक करा है यूनिसेलुलर एंड सेकंड करा है हमने मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर बेटा कौन होते हैं? जिनके पास क्या होता है? सिंगल सेल होता है। ठीक है, यूनी मतलब देखो स्प्लिट करो, यूनी मतलब एक मिनट, यूनी मतलब क्या हो गया बेटा? सिंगल, और आपका सेलुलर मतलब क्या हो गया बेटा? सेल। मल्टी मतलब मल्टीपल ऑफ सेल से। यूनिसेलुलर एग्जाम, अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के आपसे एग्जांपल पूछूं तो क्या होगा इसके एग्जांपल? एक मिनट, यूनिसेलुलर एग्जांपल तो हमें भर भर के पता है। जैसे अपना क्या हो गया? अमीबा हो गया, और क्या हो गया अपना? बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, मल्टीपल ऑफ सेल्स, जिनकी बॉडी किससे बनी हुई है? मल्टीपल ऑफ सेल्स से बनी हुई है। जैसे हम मतलब ह्यूमन, वी आर लाइक मोस्ट एडवांस सोशल एनिमल्स। देखा है ना हम कितने चालू हैं? हम में से बहुत से लोग तो और ज्यादा चालू होंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर मतलब क्या हो गया बेटा? एग्जाम्पल्स हो गए ह्यूमंस, जो किससे बने हुए बेटा? मल्टीपल ऑफ सेल्स से बने हुए। क्लियर? अब यार ये सेल बना देखा किसने? सेल पता कैसे चला कि सेल नाम भी कोई चीज है? तो देखो ये आपके 3 साइंटिस्ट थे। पहला था आपका रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने आपका सेल डिस्कवर किया था कि इसने क्या करा यार, जो बॉटल के ऊपर कॉक लगे हुए होते हैं ना, वो जो वुड के बना के कॉक लगा देते थे पहले, तो उन्होंने वो कॉक लिया और कॉक को बहुत ही थिन स्लाइस में कट करा। थिन स्लाइस में कट करने के बाद उन्होंने क्या करा, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। माइक्रोस्कोप के अंदर देख के उन्हें ऐसे
हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिली, ऐसे करके जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनी। अगर मैं इस इमेज को तुम्हें बड़ा करके दिखाऊं तो उन्हें ऐसे ऐसे से कंपार्टमेंट्स मिले। उन्होंने इस कंपार्टमेंट को क्या बोला, सेलुले बोला। क्या बोला इन्होंने इस कंपार्टमेंट को, सेलुले बोला। सेलुले का मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है। उन्हें कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखे जिन्होंने क्या बोला, सेलुले। सेलुले मीन्स योर सेल, ठीक है। इन्होंने कैसा सेल डिस्कवर करा था, इन्होंने डेड सेल डिस्कवर करा था, इन्होंने सेल वॉल को ऑब्जर्व करा था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी थी अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने। फिर आपके आए एंटोन वॉन ल्यूनॉक। एंटोन वॉन ल्यूनॉक बेटा स्मार्ट थे, इनके पास अपना खुद का माइक्रोस्कोप था। देखो हमारे ये जब इनके बचपन से ना दिमाग में क्यूरियोसिटी थी, इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। इन्हें कोई भी चीज मिलती थी तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर लाके देखते थे। देखो हम क्या करेंगे, हमारे अगर बारिश पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, बारिश में पेपर बोर्ड्स बना के चलाएंगे, या हवा चल रही है तो प्लेन उड़ा के उड़ाएंगे। सिंस ये साइंटिस्ट थे तो इनका दिमाग क्यूरियोसिटी बहुत, जैसे देखा है न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो उसने ऐसे नहीं कि गिर गया तो भाई उसको क्यूरियोसिटी हो गई, तो इनको भी क्यूरियोसिटी होती थी कि यार ये क्यों हो रहा है। तो इनके क्या करते थे, अगर बारिश हुई तो बारिश के पानी को कलेक्ट करा और लाके किस में देखा, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया। अगर देखो अपनी जो ये तुम्हारी टीथ के ऊपर जो ये तुम्हारे डिपोजिशन हो जाता है, इन्होंने इस डिपोजिशन को स्क्रैच करा और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। स्पर्म देखे, स्पर्म लिए, स्पर्म का सैंपल कलेक्ट करा और से स्लाइड्स के ऊपर रखा, उसको देखा। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व करा कि जो ये सेल्स हैं, ये जो अब देखो अब इन्होंने बारिश का पानी कलेक्ट करा, उसमें क्या होंगे, बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। बैक्टीरिया आपके कैसे होता है, लिविंग होता है। लिविंग क्यों होता है, उनके पास सेल प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने क्या देखा, ये मूव कर रहे हैं। तो ये मूव क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा था, इन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व करा था, डेड सेल ऑब्जर्व किया था। सेल भी इनको ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सेल वॉल इन्होंने ऑब्जर्व करी थी, बट एंटोन वॉन ल्यूनॉक ने क्या करा था, आपका लिविंग सेल किया था। फिर आपके आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर करा था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेन ऑफ दी सेल। चलो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2014, आई डोंट नो कब था, 2014 या 16 में ऐसे समथिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन अब आया था अबाउट दी चिल्ड्रन एंड थियोडर श्वान। श्वान मतलब इनकी इस पे आया था कि व्हाट आर दी जर्मन बॉटनिस्ट या ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। तो देखो बेटा जो सेल थ्योरी दी थी आपकी किसने दी थी, मैथियस चिल्ड्रन ने दी थी। मैथियस चिल्ड्रन कौन थे, आपकी जर्मन बॉटनिस्ट थे। बेटा बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट बोलते हैं। इन्होंने क्या क्या बताया था कि प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इन्होंने क्या बोला था कि जो प्लांट सेल्स बनने होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बन के क्या बनाते हैं, आपका टिश्यू बनाते हैं। फिर आपके आए थे थियोडर श्वान। थियोडर श्वान कौन थे बेटा, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1839 में क्या बोला, जूलॉजिस्ट बेटा वो होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर स्टडीज करते हैं। क्लियर, बॉटनिस्ट प्लांट्स एंड जूलॉजिस्ट जो एनिमल्स के ऊपर स्टडीज करते हैं। इन्होंने क्या बोला था, प्रेजेंस ऑफ द थिन आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक आउटर थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की इसेंशियल थिंग है, वो हर किसी के पास होती है। ठीक है, देखो प्लाज्मा मेरे पास अगर देखो सेल वॉल को क्यों हम इसेंशियल नहीं बोल रहे, क्यों, देखो बेटा क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, ठीक है, हमारे पास सेल वॉल नहीं है। आपको पता है प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल बट एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती ना। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका, प्लांट सेल का है। तो इन्होंने सिंस ये जूलॉजिस्ट थे फिर भी इन्होंने बॉटनी से रिलेटेड एक बात बोली कि सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। देखो हमारे पास सेल वॉल नहीं है तो क्या मैं मर गई, नहीं ना, जिंदा खड़ी हूँ ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हमारी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एसेंशियल थिंग्स है। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ये तीन चीजें इन्होंने कंक्लूड करी थी कि पहले क्या करी थी कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास क्या होती है, थिन आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और वो एक एसेंशियल नेसेसरी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इन्होंने एक बात और बताई थी कि जो सेल वॉल होता है वो यूनिक फीचर होता है किसका, प्लांट सेल का। इन्होंने एक बात और बताई थी कि जो ऑर्गेनिजम्स थे ये किससे बने हुए हैं, सेल और इसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। एक ने क्या बताया था कि प्लांट सेल जो प्लांट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के मिलके वो क्या बना देता है, आपका टिश्यू बना देता है। दोनों ने सारी बातें सही बताई, अपना थ्योरी भी सही से प्रपोज करी, बट दोनों कहाँ पर फेल हुए, ये नहीं बता पाए कि जो सेल आया है, जो सेल अराइज हुआ है वो आया कहाँ से है, उसकी प्री एग्जिस्टिंग कहाँ पर है, वो प्री एग्जिस्टिंग उनकी क्या थी, दोनों ये बताने में फेल हो गए थे। इसलिए इनकी थ्योरी यहाँ आके फेलियर हो जाती है। ठीक है, दोनों ने बातें सारी सही बताई बट ये कहाँ फेल हो गए, ये नहीं बता पाए कि सेल
कहाँ से अराइज होता है, उनकी प्री एग्जिस्टिंग क्या थी। क्लियर। सो अभी हमने देखा कि लाइक कैसे हमारे सेल की थियोरी करी, ठीक है। सेल की जो थियोरी प्रपोज करी थी बेटा, किसने करी थी, आपके शिल्डन एंड श्वान ने। बट बेटा वो ये नहीं बता पाए थे कि जो ये सेल्स हैं इनका प्री एग्जिस्टिंग क्या है, मतलब जो ये नए सेल बन रहे हैं कैसे बने। तो उनकी ओवरऑल थियोरी बेटा क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। फिर हमारे ये रेडॉल्फ वर्चोव आए, उन्होंने हमें मॉडिफाइड सेल थियोरी बताई, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, दिस थियोरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे वो बेटा, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, मतलब ये न्यू सेल्स आपके कैसे बन रहे हैं। तो देन आपकी कौन आए, रेडॉल्फ वर्चोव आए। रेडॉल्फ वर्चोव ने 1855 में बेटा क्या बताया, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड, सेल डिवाइड करते हैं एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू सेल बन रहे हैं फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किससे बन रहे बेटा, जो सेल्स एग्जिस्ट कर रहे थे उन्हीं सेल को डिवाइड करके आपके न्यू सेल बन रहे हैं, जिस फिनोमेना को इन्होंने क्या बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। देखो बेटा मतलब क्या है, आपका ये अमीबा है, ठीक है बेटा, ये अमीबा है आपका। अमीबा क्या है आपका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से। ये क्या करता है बेटा, आपको पता है डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से, और क्या बना देता है, आपके 2 डॉटर सेल अमीबा बना देता है, ठीक है। अभी 2 डॉटर सेल अमीबा आए हैं बेटा, किससे आए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही तो आए हैं, अमीबा से ही तो आए हैं। आसमान से तो नहीं टपक गए कि आसमान से टप गए और आ गए अमीबा, नहीं। जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा था उसी में डिवीजन हुई और उसी से आपके 2 डॉटर सेल अमीबा बनी। ये रेडॉल्फ वर्चोव ने बताया था। आपकी सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी थी बेटा, शिल्डन एंड श्वान ने करी थी। बट आपकी जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी थी, जिसमें बताया गया था कि प्री जो आपके न्यू सेल्स बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, तो ये आपको किसने बताया था, रेडॉल्फ वर्चोव ने बताया था। उन्होंने बोला था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और उन्होंने इस फिनोमिना को क्या बोला था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्लियर। देखो इन्होंने अपने कुछ जनरल पॉइंट्स दिए बेटा। सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड एज, हम सेल थ्योरी को कैसे समझ सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। यही हमें जो पुरानी थियोरी से मिला था, जो शिल्डन एंड श्वान ने बताया था, सेम ये एक लाइन इन्होंने भी एज इट इज चिपका दी। क्लियर बेटा। ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो भी नया सेल्स बन रहा है उसका प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, मतलब उसका अस्तित्व है, ठीक है। देखो कितनी शुद्ध हिंदी आ रही है, ठीक है। ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द बेटा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एज आई एक्सप्लेन्ड यू इन दी अमीबा, कि अमीबा डिवाइड करता है एंड देन आपको 2 डॉटर अमीबा बन जाती है। क्लियर। Activities of an organism are the outcome of sum total of activities and interactions of its constituents of cells. What does that mean बेटा? ये बोल रहा है activities of the organism, जो activities हो रही है organisms के अंदर are the outcome मतलब वो किसका outcome है बेटा, sum total of activities, sum total of activities जो आपकी cells की inside चल रही है। Suppose बेटा मैं आपको बढ़ा रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, तो आपको ओवरऑल क्या दिख रहा है, मेरे माउथ की मूवमेंट दिख रही होगी, मेरे हैंड्स की मूवमेंट दिख रही होगी। बट बेटा ये आउटकम किसका है, जो इनसाइड द सेल मेरे क्या चल रही है, एक्टिविटीज चल रही हैं। तो जो भी आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मूवमेंट्स करता हुआ दिख रहा है या कुछ भी वर्क कर रहा है, तो वो बेटा उसका आउटकम वो कैसे आ रहा है, उसे एनर्जी कहाँ से मिल रही है, जो आपका सब्स्टिट्यूट है बेटा, जो आपकी सेल्स के अंदर काम हो रहा है, ये उनका आउटकम है, जिसकी वजह से आप मूव कर पा रहे हो, बोल पा रहे हो, अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हो। तो इट माइट, क्योंकि मेरे अंदर भी जो सेल्स है दे आर परफॉर्मिंग दी सम टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाथ ऐसे हिल रहे हैं बेटा, इनको भी तो कुछ सेलुलर एक्टिविटीज चाहिए ना इनसाइड द सेल्स। आपको पता है एनर्जी कैसे मिलती है, जब सेल्स में आपका क्या होता है बेटा, ग्लाइकोलिसिस ये सब होता है, तभी तो एनर्जी मिलती है। तो माई सेल्स आर परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं, आर द इंटरेक्शन ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स। चलो नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू एक सेल का है, हम जब 9th क्लास में थे, मतलब तुम जब लोग 9th क्लास में थे, तो आपकी जो बायोलॉजी टीचर्स थी वो आपको एक्सपेरिमेंट कराती थी, अनियन पील लाने के लिए बोलती थी ना घर से कि अनियन लेके आना, कल एक्सपेरिमेंट होगा। तो क्या करते थे, वो जो अनियन होता था उसकी जो वो बाहर एकदम पतली सी लेयर होती है उसे निकाल लेते थे और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर रख के टीचर आपको प्रैक्टिकल कराती थी। उसमें बेटा हम क्या ऑब्जर्व करते थे, टिपिकल प्लांट सेल लिया, ठीक है, क्योंकि अनियन क्या आपकी प्लांट सेल है, आपका प्लांट है, आपका प्लांट सेल लिया, उसमें बेटा क्या क्या दिखता था आपको, सेल वॉल दिखता था। ऑब्वियसली प्लांट सेल है तो क्या है होगा, सेल वॉल होगा, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी एंड देन आपका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। फिर आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट कराया जाता था ह्यूमन चिक सेल का। ह्यूमन चिक सेल क्या हो गया बेटा, एनिमल सेल हो गया। उसमें आपको क्या दिखता था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती थी और न्यूक्लियस दिखता था। देखो बेटा जो ये प्लांट सेल्स हो गए और जो ये आपके एनिमल सेल हो गए, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या कॉमन है बेटा, न्यूक्लियस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस, कि किसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, या किसके पास किस तरह का न्यूक्लियस है, उस तरह से हमने सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने कर दिया प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक हमने कर दिया यूकैरियोटिक सेल।
बेटा वही वर्ड्स मीनिंग देखेंगे जैसे हम एनिमल किंगडम में देख रहे थे वर्ड मीनिंग। प्रोकैरियोटिक, बेटा प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब क्या हो गया बेटा? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या बिफोर बोल दो, बिफोर। कैरियोटिक वर्ड को आप किससे रिलेट करोगे? कैरियोटिक, कैरी ऑन लगा लो, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। जिनके पास प्रिमिटिव, जिनके पास सबसे पहले क्या आया? न्यूक्लियस आया। तो बेटा जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। मैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बेटा इनके पास न्यूक्लियस के अंदर ना तो न्यूक्लियोलस था ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, इसलिए हमने क्या बोला? इनके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस था जो वेल डिफाइंड नहीं था। तो प्रोकैरियोटिक के पास कैसा न्यूक्लियस होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनके पास। इनके पास ना तो पर्टिकुलर न्यूक्लियोलस होता है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। फिर आपके आते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक बेटा नाम से ही पता चल रहा है, यू मतलब ट्रू, सच्चे, सच्चा न्यूक्लियस है इनके पास। न्यूक्लियोलस भी होगा एंड आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। तो इसमें मैंने क्या लिखा? प्रोकैरियोटिक में दे डोंट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, बट दे, कैरियोटिक में मैंने क्या लिखा? दे हैव द डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, इन दोनों में बेटा कुछ कॉमन थिंग्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और आपके यूकैरियोटिक में। पहली बात बेटा, इनके पास क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब इनके ये क्वेश्चन में बेटा कि आप जो प्रोकैरियोटिक होता है और जो यूकैरियोटिक होता है, इनमें कॉमन क्या होती है? कॉमन बेटा इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम। ये क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस एक साल पहले का। इसमें है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होती है? सेम होती है। जैसे जैसे हम करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बारे में, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। सेकंड बेटा इनके पास कॉमन क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। वो बात अलग है कि एक में 70s होंगे और एक में 80s होंगे, बट मिलते तो आपको दोनों में ही है ना बेटा। साइटोप्लाज्म, एनसीईआरटी आपकी लिखती है इट इज द मेन एरिया ना ऑफ दी सेलुलर एक्टिविटीज। व्हाट डज दैट मीन बेटा? ऑफ एरिया। एरिया का मतलब होता है बेटा एरिया। क्या होता है? एरिया। क्या होता है बेटा? एरिया। सेलुलर एक्टिविटीज आपको पता है, जितनी भी आपकी सॉर्ट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज होती है बेटा वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। सपोज आपके अंदर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चल रही है। ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस यही होता है। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। आपको जो ग्लूकोज टूट रहा है वो कहाँ टूट रहा है बेटा? आपके साइटोप्लाज्म में। तो मेटाबॉलिज्म की जो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही है वो कहाँ हो रही है? आपके साइटोप्लाज्म में हो रही है। क्लियर? देखो बेटा मैं ये नहीं कहती कि जितने भी सेल हैं, या कोई भी ये नहीं बोलता कि जितने भी सेल्स हैं उन सबका साइज सिमिलर होता है। नहीं बेटा, साइज क्या करता है? वेरी करता है। इवन तो बेटा साइज इनका वेरी करने के साथ साथ इनकी शेप भी वेरी करती है। देखो आपका जो माइक्रोप्लाज्मा है, एनसीईआरटी लिखती है ये स्मॉलेस्ट है। कैसा है? ये स्मॉलेस्ट साइज है। कितना होता है इसका साइज बेटा? 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल आपको कौन सा दिया हुआ है? नर्व सेल। नर्व सेल आपको पता है सर से लेके पैर तक बिखरे हुए हैं, तो ये कैसे है? लॉन्ग सेल है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल आपको कौन क्या बताया हुआ है? ऑस्टिस सेल बताया हुआ है। इन्होंने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना होता है बेटा? 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। और आरबीसी का साइज दिया हुआ है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। क्लियर? मैंने बेटा अभी आपको बताया कि जो शिल्डन एंड श्वान थे दे आर नॉट एबल टू प्रूव देयर थियरी। वो कहाँ फेल हो गए थे? बिकॉज ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि हाउ दी सेल्स वर फॉर्म, मतलब आपके सेल्स कैसे बन रहे हैं, आपके सेल्स कैसे आए। तो फिर आपकी रडोल्फ वर्चो आए, उन्होंने एक्सप्लेन करा कि जो सेल्स है वो कैसे बनते हैं। दे आर अराइजेस फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी सेल थियरी के कुछ पॉइंट्स दिए। तो अब उन्होंने कैसी सेल थियरी दी? मॉडिफाइड सेल थियरी दी। शिल्डन एंड श्वान ने सेल थियरी को प्रपोज किया था। ये भी ऑप्शन में आ सकता है, तो हु प्रपोज सेल एंड थियरी? सेल थियरी तो शिल्डन एंड श्वान। बट आपसे मॉडिफाइड सेल थियरी बोले तो यू विल मार्क रडोल्फ वर्चो। क्लियर? फिर हमने एक ओवरव्यू सेल का पढ़ा। हमने जनरली पढ़ा कि एक जो प्लांट सेल का हम जो एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें हमें क्या क्या दिखता था। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते थे तो हमें एक सेल वॉल दिखती थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती थी और एक न्यूक्लियस दिखता था। जो हमारा एनिमल सेल होता है उसमें हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दिखता है। ठीक है, अब इन दोनों में हमें न्यूक्लियस दिखा, कॉमन होता है। तो न्यूक्लियस के बेसिस में हमने डिवाइड कर दिया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं बेटा? जिनके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस था, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, बिकॉज दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। ठीक है, यूकैरियोटिक बेटा, यूकैरियोटिक वो होते हैं जो ट्रू वाले, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस था, बिकॉज दे हैव न्यूक्लियोलस एंड दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू। हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बेटा कुछ कॉमन थिंग्स देखी। पहली कॉमन थिंग हमने क्या देखी? इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये बेटा क्वेश्चन भी आता है कि दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम इन बोथ प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। डोंट वरी, वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। तो जैसे जैसे हम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स करेंगे तो देन आई विल टेल यू। ओके,
तो डोंट वरी अबाउट इट। एंड सेकंड हमने पढ़ा कि राइबोसोम्स होते हैं, एक में 70S होते हैं, एक में 80S होते हैं। यहाँ पर अभी आप समझ लो, आई एम गिविंग यू जस्ट अ ओवरव्यू। नेक्स्ट आपका होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है बेटा? इट इज अ मेन एरिया ना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे आपको आपका जैसे ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, वो कहाँ होता है बेटा? आपकी ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में होता है, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। तो मेन एरिया ना मतलब मेन एरिया ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। ये आपकी सेल साइज दे रखे, उन्होंने बोला कि सेल साइज आपकी क्या करते हैं? वेरी करते हैं। इवन तो मैंने आपको बोला सेल साइज वेरी करने के साथ साथ आप उनकी शेप भी क्या करती है? वेरी करती है। एक बात बेटा, और ये एनसीईआरटी में ऐसी इमेज दी हुई है, हम क्या करते हैं? सिर्फ थ्योरी पढ़ के निकल जाते हैं, इमेज को हम सोचते हैं अरे यार छोड़ो, ठीक है, नहीं छोड़नी बेटा, बिल्कुल नहीं छोड़नी। जितना भी एनसीईआरटी में सब चीजें दी हुई हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी सर आंखों पे। देखो, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज दे रखा है 10 to 20 माइक्रोमीटर। देखो बेटा, वायरसेस बहुत से बच्चे पढ़ते ही नहीं है, पता ही नहीं कि वायरस का साइज भी क्या होता है, ठीक है। 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी साइज क्या दे रखा है? 0.1 माइक्रोमीटर दे रखा है। और आपके एक टिपिकल बैक्टीरिया का क्या दे रखा है? 1 से 2 माइक्रोमीटर। देखो बेटा, आपका पीछे भी बैक्टीरिया का साइज दे रखा है 3 to 5 माइक्रोमीटर। अगर ऑप्शन में ये नहीं है और 1 से 2 माइक्रोमीटर दे रखा है तो आप ये मार्क करोगे, ठीक है। इसलिए ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में मार्क करा है। दोनों बेटा आपको साथ में कभी नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा कि 3 to 5 भी दे रखा है और 1 to भी दे रखा है। अगर आपको ऐसा देंगे तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द डाउट, ओके। देखो बेटा, शेप साइज अब तो हमने देख लिया कि इनका लेंथ वेरी, साइज वेरी कर रहा है। अब देखो इनकी शेप भी वेरी कर रही है। सपोज एक रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। रेड ब्लड सेल कैसा होता है? बाइकनकेव इन शेप होता है। कैसा होता है बेटा? ये बाइकनकेव इन शेप होता है, बाइकनकेव इन शेप होता है आपका। फिर WBC हो गया। WBC क्या होता है? फाइटिंग सेल्स होते हैं। ये क्या शो करते हैं बेटा? अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट मतलब ये चल सकते हैं, ठीक है। अमीबॉइड मतलब स्यूडोपोडिया जैसी मूवमेंट शो करते हैं। आपके कॉलमनर एपिथेलियल सेल, आपने टिश्यू वाले चैप्टर में इनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ी हुई, क्यूबॉइडल होते हैं, कॉलमनर होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। उस डिपेंड पे इनकी शेप वेरी करती है। फिर आपके नर्व सेल्स हो गए। नर्व सेल्स बेटा आपके कैसे हैं? लंबे लंबे है ना, क्योंकि क्या है? इन्हें सिग्नल्स पास करने हैं, इसलिए बॉडी में ऐसे फैले हुए हैं ब्रांच जैसे। फिर आपके ट्रैकियाड है। ट्रैकियाड कैसे होते हैं बेटा? आपके इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड ट्रैकियाड आपके इलोंगेटेड जाइलम में होंगे। क्या करेंगे? पानी को मूव करेंगे। फिर आपके मेसोफिल सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल बेटा आपको कहाँ मिलते हैं? लीव्स में मिलते हैं। क्लियर? 1 मिनट। फिर आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स से स्टार्ट करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या आते हैं? एग्जांपल होता है आपका बीजीए। बीजीए मतलब आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। इट इज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया की बात करेंगे प्रोकैरियोटिक्स में। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे आपके। प्रोकैरियोट्स होंगे बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। माइकोप्लाज्मा हो गया आपका। पीपीएलओ हो गया। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या हो गया? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर बेटा? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है। ये कैसे होता है बेटा? बहुत छोटे होते हैं। ये आप अपनी नेकेड हाइट से नहीं देख सकते। आप देखो, आप अगर अपनी सराउंडिंग में भी बैठे हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया देयर, बट बेटा आप उन्हें नहीं देख सकते। आपके हाथ पे भी बैक्टीरियाज हैं। आपकी सपोज करो आप कहीं बाहर खाने के लिए गए हो तो उस टेबल पे भी बैक्टीरिया हो गए, बट यू आर नॉट एबल टू सी दैट बैक्टीरिया बाय योर नेकेड आइज। आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। तो अगर आपको अपनी शक्ल देखनी है तो आप क्या करोगे? मिरर में जाओगे। अगर आपको और अच्छे से देखनी है तो आप क्या करोगे? सेल्फी क्लिक करोगे और उसे जूम करके देखोगे क्या हमारी शक्ल पे कुछ लाइक पिंपल्स या जो भी आपको व्हाटएवर यू वांट टू सी दैट। तो अभी बैक्टीरिया को भी देखना है तो कैसे देखेंगे? ये भी अपनी सेल्फी लेंगे, बट ये अपनी सेल्फी कहाँ लेंगे बेटा? माइक्रोस्कोप के अंदर लेंगे। तो हम ये माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज। देखो बेटा, एक तो एक बैक्टीरिया कैसे है? प्रोकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस है इनके पास, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और साइज में छोटे हैं। तो इनमें कॉम्प्लेक्सिटी तो कैसी है बेटा? नील बटा सन्नाटा है। तो आप इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी? बहुत ही फास्ट होगी। अपनी बात करते हैं, हमें कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है? बहुत ज़्यादा है। तो हमारे में जो सेल ऑफ डिवीजन होती है वो कैसी होती है? बहुत टाइम लेती है, क्योंकि वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स। और ये तो कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पे इनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है, जो सेल डिवीजन होती है, वो बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है ऑर्गेनाइजेशन में फंडामेंटली सिमिलर। देखो ना बेटा, सबके पास यार वही है, प्रोकैरियोटिक है, सिंगल सेल न्यूक्लियस होगा, ठीक है। बस इनकी जो शेप्स होती है वो क्या होती है? वेरी करती है। 4 तरह की शेप होती है बेटा। रॉड शेप, ऐसे रॉड शेप होती है। रॉड शेप का एग्जांपल क्या होता है बेटा? बैसिलस होता है। क्या होता है रॉड शेप का एग्जांपल बेटा? बैसिलस। सर्कुलर शेप ऐसे सर्कुलर शेप होती है।
एग्जाम्पल होता है आपका कोकस। कॉमा शेप, ऐसे कॉमा शेप होती है, इसका एग्जाम्पल होता है आपका विप्रो, ठीक है। और एक आपकी होती है स्पाइरल शेप, ऐसी होती है आपकी स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप का एग्जाम्पल होता है आपका स्पाइरल, ठीक है। देखो जो ये बैक्टीरिया है बेटा, इसका एक नेचर होता है, ये अपनी शेप को चेंज कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक नेचर। ये क्या करता है बेटा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया दे आर एबल टू चेंज देयर शेप, तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक नेचर। हाँ यार, मान लो ना जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ये अपनी शेप बदलते हैं, शेप बदलने को क्या बोल देते हैं, प्लियोमॉर्फिक नेचर। सपोज बेटा आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है। सपोज आपको बैसिलस वाला इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। आपको डॉक्टर ने बैसिलस के अकॉर्डिंग दवाई दे दिया, ठीक है, आपको आराम नहीं आया। अब आप क्या करोगे, क्या करता है आदमी, जज करना बहुत ही आसान है किसी को भी। आप बोलोगे यार क्या बेकार डॉक्टर था। बेटा डॉक्टर बेकार नहीं था, बैक्टीरिया बेकार था, वो शेप चेंज कर गया यार। वो बैसिलस था, वो बन गया कोकस। अब डॉक्टर की दवाई क्या करेगी यार, वो दवाई तो वहाँ फेल हो गई। और इतनी जल्दी ना किसी को जज नहीं करते, बिकॉज यू विल ऑल्सो अ फ्यूचर डॉक्टर्स, तो फ्यूचर डॉक्टर्स तो तुम भी बनोगे, तो इसलिए किसी को जज नहीं करना चाहिए, एंड स्पेशली डॉक्टर्स को, ठीक है। तो शेप चेंजिंग नेचर्स होता है इनका, प्लियोमॉर्फिक नेचर बोलते हैं उसको। इनमें सेल वॉल क्या होगी बेटा, प्रेजेंट होगी। कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जस्ट लाइक योर माइक्रोप्लाज्मा, उसमें सेल वॉल नहीं होती। कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, साइटोप्लाज्म होगा। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या कॉमन है, साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि सेलुलर एक्टिविटी सारी की सारी कहाँ होनी है बेटा, आपके साइटोप्लाज्म में होनी है। नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट, बेटा इनके पास कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होती, जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड आपकी न्यूक्लियस। इनके पास बेटा ना तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, ना सिंगल बाउंड ऑर्गेनली होती है। सिंगल बाउंड ऑर्गेनली में आपकी क्या हो गए, ईआर हो गए, आपकी गोल्जी हो गए, आपके लाइसोसोम्स हो गए, आपकी वैक्यूल्स होते हैं। बट इनके पास माइक्रोबॉडीज हो गई आपकी, इनके पास बट एक चीज प्रेजेंट होती है, विच इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, ना तो इनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट, ना इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट, बट इनके पास फिर राइबोसोम्स क्यों है, क्योंकि राइबोसोम्स में बेटा कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इनके पास राइबोसोम्स होती है, क्यों होती है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती आपकी, नो मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके पास बेटा सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोल्स नहीं होते, दे आर एब्सेंट। जो सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोल्स होते हैं, ये इनके पास नहीं, सॉरी सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स इनके पास नहीं होते, दे आर एब्सेंट इन देम। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक, एंड प्रोकैरियोटिक आपको पता है कि इनके पास ना तो न्यूक्लियोलस होता है एंड ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, एनसीईआरटी लिखती है कि वो नेकेड होता है। व्हाट डज दैट मीन कि नेकेड होता है, देखो बेटा ये बहुत ही छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट है, और इनमें कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पे यार कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मैं आपको बता रही हूँ ना, तो जो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, वो ऐसे स्कैटर होके पड़ा होता है, इनके साइटोप्लाज्म ऐसे बिखरा हुआ के पड़ा होता है। देखो हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड नहीं है। हमारा जो डीएनए का लेंथ है बेटा, वो एक दुपट्टे जितना लंबा है, 2.2 मीटर लंबा है, बट इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे आ गया बेटा, बिकॉज ऑफ दी हिस्टोन प्रोटीन्स। हमारे डीएनए के ऊपर आगे बहुत सारे क्या निकले, बहुत सारे आगे क्या लगे, हिस्टोन प्रोटीन्स लगे। उन हिस्टोन प्रोटीन ने क्या करा, पैकेजिंग शुरू करा दी डीएनए की, सो डेट वो उस न्यूक्लियस के अंदर फिक्स हो जाए। सपोज आप कहीं बाहर जाते हो, आप अपना सामान पैक करते हो, जब ओवर लगेज हो जाता है तो आप क्या करते हो, सामान को ठूसना शुरू कर देते हो, ठीक है। यही करते हो ना, बैग में आपको ज्यादा से ज्यादा सामान भरना है तो आप क्या करोगे, उसे ठूसोगे ना, भरोगे। तो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं, अब यार ये इतना बड़ा लंबा है, दुपट्टे के साइज पे जितना लंबा है, और न्यूक्लियस का इतना छोटा सा, अब इतना बड़ा डीएनए कैसे आएगा, तो उन्होंने भी इसे क्या कराना शुरू करा, कंडेंस कराना शुरू करा, उसको ठूसना शुरू कर दिया छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। अब ये तो बेचारे, ये तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, ये तो इनको कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही नहीं इनके पास, तो जो इनका डीएनए का जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है बेटा, नेकेड पड़ा रहता है, ऐसे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होकर पड़ा रहता है, क्लियर। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर्स देखेंगे और उनके फंक्शंस देखेंगे, और जो मैंने स्कैटर्ड वाला आपको जेनेटिक मटेरियल बताया, उस टाइम पर मैं आपको एक स्पेशल इनके पास दूसरा भी डीएनए होता है वो भी बताऊंगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो।